द साइकोलॉजिस्ट मॉम में। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग के बारे में, यानी कि बिस्तर में बच्चों का पेशाब करना, और मेडिकल टर्म में बात करें तो नॉक्टर्नल इन्योरेसिस। यह एक चाइल्डहुड की एक बाल्यावस्था की एक साधारण सी समस्या है, और ये काफ़ी व्यापक है, इसलिए इसके बारे में कई सारी भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनके कारण हमारे बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये कहता है कि 95% बच्चे जो इससे किसी न किसी समय पे अपने बाल्यावस्था के गुजरे होते हैं, वो आगे जाके जब तक वो टीन एज में पहुँचते हैं, तब तक वो इस समस्या से छुटकारा पा चुके होते हैं। तो केवल 5% ही बच्चे ऐसे रहते हैं जो उसके बावजूद भी इस समस्या से जूझते हैं। तो ये जो नॉक्टर्नल इन्योरेसिस है, यानी कि बेड वेटिंग, ये 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी नॉक्टर्नल इन्योरेसिस में बच्चे को कभी भी जन्म से लेके जब तक वो अभी एज का है, तब तक उसको कभी भी पॉटी ट्रेन नहीं रहता है वो, कभी भी उसका कोई भी ऐसा दिन रात ड्राई नाइट्स नहीं गई होती हैं। मतलब कभी भी पॉटी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की होती है उसने। दूसरा है सेकेंडरी, इसमें बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग मिल चुकी होती है, और कुछ समय तक वो ट्रेन्ड होता है, कुछ समय तक उसका बिस्तर में पेशाब करने का कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन अचानक से वो रिग्रेस कर जाता है, और फिर से वो बिस्तर में पेशाब करना किसी कारण से, या कोई भी कारण हो सकता है, वो ट्रिगर होता है, जिसके मोस्टली कारण साइकोलॉजिकल बताए जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या इसके कारण हैं, बिस्तर में पेशाब करने के क्या मुख्य कारण हैं। तो पहला कारण है कि बच्चों का ब्लैडर का छोटा होना। तो बच्चों का जो ब्लैडर है वो स्मॉल साइज़ का होता है, तो वो जल्दी भर जाता है लिक्विड से। तो लेकिन उनको इतना गहरी नींद की वजह से वो होल्ड नहीं कर पाते, उतना होल्डिंग उनकी कैपेबिलिटी बड़ी नहीं होती है, तो बच्चे कई बार बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि फैमिली हिस्ट्री या जीन्स हमारे। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, बेड वेटिंग, जो बच्चे गुजर रहे होते हैं, उनका देखा गया कि हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री चेक की गई, तो उससे पता चला कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनको भी वन ऑफ द पेरेंट, किसी बच्चा एक या दोनों, उनको भी अपने चाइल्डहुड में इस समस्या का से गुजरना पड़ा था। तो एक ही जीन्स और फैमिली हिस्ट्री का भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कोई डायबिटीज़ या एनी अदर मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू हमारा रिलेटेड टू नॉक्टर्नल एन्यूरोसिस। और उसके अलावा हमारी ड्रिंकिंग और ईटिंग हैबिट्स, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ जो फूड होते हैं वो डाययूटिक होते हैं। डाययूटिक यानी कि जिनसे हमारा बॉडी जो है वो पेशाब ज़्यादा बनाता है। तो अगर ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसे ड्रिंक, ऐसी फूड आइटम्स हम रात को अगर लेते हैं, बच्चे को देते हैं, तो वो डाययूटिक होने के कारण पेशाब ज़्यादा बनता है, और जो टॉयलेट की अर्ज है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से बेड वेटिंग की समस्या बच्चों में देखी जाती है। एक और इसका अन्य मुख्य कारण है एंजाइटी और स्ट्रेस। ये एकदम कोरिलेटेड है, एंजाइटी और स्ट्रेस। ऐसा होता है कि एंजाइटी, और कोई भी ऐसा एंजाइटी या स्ट्रेस वाला कुछ बात हो जिसकी वजह से बच्चा, ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे किसी ऐसे इंसिडेंट से गुजर रहे होते हैं जो उनको एंजाइटी या स्ट्रेस देता है, मानसिक तनाव देता है, तो उस वक्त ये बेड वेटिंग की समस्या बढ़ जाती है। और साथ ही साथ बेड वेटिंग की वजह से भी बच्चा बिस्तर में शू करता है, तो उस वजह से भी बच्चा बहुत एम्बेरस फील करता है, चाहे उसके माँ बाप उसे जलील कर रहे हो, बार बार कन्फ्रंट कर रहे हो, उसको ब्लेम करते हैं। कई बार पेरेंट्स, ऐसा होता है जैसे बच्चे की गलती है ये समझ के, तो बच्चा भी ये सोचने लगता है कि हाँ, शायद मेरी ही गलती है, और वो भी एम्बेरस, ज़िंदगी भर के लिए एम्बेरसमेंट उसका ये मोमेंट हो जाता है, और वो फिर से टेंशन लेने लगता है। कई बच्चे अच्छे से सोने के टाइम से ही डरने लग जाते हैं इसकी वजह से। तो हमें बड़े ध्यान से बच्चे को बड़ा होने देना है, ये एक चाइल्डहुड की लगभग बहुत ही आम सी समस्या है। तो हमें अपने बच्चे को ऐसा उसको रिस्पॉन्सिबल मानने के बजाय उसको थोड़ा कामली उसको हैंडल करना है, उसको बड़ा होने दीजिए। ये समस्या 95% तक जो भी बच्चे इससे जूझते हैं वो अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम जो स्पेशल टेक्निक्स हैं, जिनके द्वारा हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा, जिसको हम करके बच्चे को इससे उबारने में हम मदद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन का। हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से बच्चे से कम्युनिकेट करना है। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि उसको कन्फ्रंट करने के बजाय, उसको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने के बजाय, आपको उससे बात करनी चाहिए। आपको उसको प्यार से पूछना चाहिए कि बेटा, कुछ आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है? ऐसा आपके साथ किस लिए हो रहा है? तो अगर बच्चे को आप कंफर्टेबल करोगे, उससे प्रश्न पूछोगे, उसको प्यार से, उसको ब्लेम ना करके, उसको उसकी उसके दर्द को, उसकी एम्बैरेसमेंट को आप समझोगे, उसके साथ एम्पैथाइज़ करोगे कि हाँ, ये, जैसे आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो कि हाँ, बचपन में मैंने भी ऐसा फ़ील किया था, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को थोड़ा कम्फ़र्ट करोगे, तो वो खुद ही अपने आप अब खुलेगा आपसे, खुद अपनी बॉडी के बारे में शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, आप कोई अगर मेडिकल कंडीशन है, कोई बच्चे को दर्द महसूस हो रहा है, कुछ ऐसी बात है, तो वो भी बच्चा आपको बता सकता है। दूसरी नंबर की टिप है कि आप एक कैलेंडर को मेंटेन करें। आप एक कैलेंडर बनाएँ, और उसमें आप रिकॉर्ड करें बच्चे के ड्राई नाइट्स और बेड वेटिंग नाइट्स।
तो उससे क्या होगा, आपका एक रिकॉर्ड रहेगा और उसको बच्चे के साथ भी शेयर कीजिए, लेकिन प्राइवेटली, ऐसे पब्लिकली बच्चे के सामने ना शेयर करके। तो इससे जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि कौन सी चीज़ बच्चे को, क्या बात बच्चे को ट्रिगर कर रही है, किस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से, अगर क्या कुछ ऐसा कोरिलेशन है कि किसी इंसिडेंट के साथ इस चीज़ का कोरिलेशन है, क्या कोई स्कूल में कुछ ऐसी बात हुई उसके बाद इसने इस दिन किया, या कभी कोई स्ट्रेस थी, किसी ने कुछ डांटा, कुछ भी, एनीथिंग। तो आप इससे जो कैलेंडर का जो रिकॉर्ड रखोगे उसको आप देख सकते हो उस दिन क्या हुआ था ऐसा खास, जिसकी वजह से ये बच्चे को ट्रिगर हुआ, अगर ये साइकोलॉजिकल है तो इसका आप पता लगा सकते हो इस तरह से। साथ ही साथ ये बच्चे को भी रेनफोर्स करेगा, बच्चे देखेगा कि हाँ, इतने दिन मैंने ड्राई डेज रहे हैं मेरे, तो बच्चा भी मोटिवेट होगा। तो आप इस तरह से बच्चे को रेनफोर्स कर सकते हो, उसको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो ड्राई नाइट्स के लिए, या पहले शुरुआत में आप उसे ड्राई नाइट्स के लिए रिवॉर्ड कीजिए, उसके बाद आप ड्राई वीक्स के लिए, कि एक वीक अगर आपने रेगुलरली पूरा विदाउट एनी ब्रेक अगर ड्राई नाइट्स रहती है तो आपको ये चीज़ मिलेगी, या कुछ भी उसका फेवरेट चीज़ से आप उसे रिवॉर्ड कर सकते हैं। ऐसी ड्राई मंथ, इस तरह से आप बच्चे का जो है अचीव करा सकते हो, उसको ड्राई नाइट्स उसकी अचीव करा सकते हो, बेड वेटिंग से उसको छुटकारा दिला सकते हो इस तरह से। दूसरा है ड्रिंकिंग हैबिट्स, इसके बाद का पॉइंट है ड्रिंकिंग हैबिट्स। तो अपने बच्चे को रात के टाइम ज़्यादा ओवरली लिक्विड पदार्थ ना दिए जाएँ, और लेकिन लिक्विड बिल्कुल ही, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो लिक्विड रात के टाइम एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद उसको लिक्विड्स ना दें, अवॉइड करें, लिक्विड फूड ना दें। और लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करें कि आपका बच्चा पूरा दिन अच्छे से हाइड्रेट रहे, अच्छे से पानी पीता हो, तो इससे कोई समस्या नहीं आएगी। वरना अगर आप पानी का अमाउंट कट करोगे तो डिहाइड्रेशन बच्चे को हो सकता है। उसके बाद मुख्य पॉइंट है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना, एक सही एटीट्यूड आप इसके प्रति बच्चे को दर्शाएं, एक प्यार से आप बच्चे को हैंडल करें, बिल्कुल भी उसको शेम फील ना कराएं, बिल्कुल भी उसको बॉडी शेम नहीं करना, उसको इस काम के लिए शेम नहीं करना कि क्या हो तुम, किसी के सामने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो बिल्कुल भी उसको एम्बैरेस नहीं कराना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसके प्रति, आप खुद को भी पैनिक नहीं दिखाना है कि ये क्या कर दिया, ठीक है? तो इसको कामली, अगर आप खुद काम रहोगे, आप इस तरह से बहुत हुआ उस चीज़ का पैनिक नहीं होंगे, तो बच्चा भी उस चीज़ के लिए पैनिक नहीं होगा, वो भी ओवर स्ट्रेस नहीं लेगा, नहीं तो उसका ओवर स्ट्रेस का स्लीप पे, उसकी बॉडी पे नेगेटिव असर पड़ेगा, और आप जो भी मेजर्स ले रहे हैं उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा उसके ऊपर। ये सब मेजर्स लेने के बाद भी अगर आपका बच्चा पे आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता, सेम समस्या फिर भी रहती है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उसको करवाने चाहिए, लैब टेस्ट, और उस हिसाब से जो भी मेडिकल आपके रूल आउट होता है इशू बच्चे के साथ, उसको आपको जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़, अगर आपको पसंद आई है इन्फॉर्मेशन, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल द साइकोलॉजिस्ट मॉम को। मैं एक बार फिर आऊँगी एक नई समस्या का समाधान लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी पेरेंटिंग।